हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर और सबको मालूम है क्या होता है डायबिटीज़। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन द नॉर्मल रेंज। और डायबिटीज़ तो आजकल इतना ज़्यादा कॉमन है कि 1 in every 12 इंडियंस इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। डायबिटीज़ में न्यूरोलॉजिकली सबसे कॉमन डिसऑर्डर जो हम लोग को रोज़ देखने को मिलते हैं पेशेंट्स इस चीज़ के लिए जो बहुत दिनों से डायबिटिक से सफ़र कर रहे हैं, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी ये आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ होती है क्योंकि हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है और इंक्रीज्ड ग्लूकोज की वजह से डायबिटीज़ होती है। अच्छा, इसके दो टाइप्स होते हैं जो कि मोस्टली लोगों को मालूम है कि एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 जनरली चिल्ड्रन में होता है और यंगर एडल्ट्स में होता है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है सही से, जिसकी वजह से इंसुलिन जो कि ग्लूकोज को बॉडी में कम करती है, तो वही नहीं रहेगा तो उसकी वजह से शुगर लेवल्स इंक्रीज करते हैं। तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इट इज़ जनरली बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं बॉडी में, पेंक्रियाज में, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर बनते ही नहीं हैं ठीक से, तो इसलिए इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस उतना कॉमन नहीं है जितना टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है ये जानते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो नॉर्मल होता है, जितना बॉडी को प्रोड्यूस करना चाहिए इंसुलिन उतना ही प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। बट इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि इंसुलिन का जो फंक्शन होता है टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, वो फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि जहाँ ये एक्ट करता है ग्लूकोज लेवल्स कम करने को, उस एक्शन वाली जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी अकर्स इन बोथ टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2। डायबिटिक न्यूरोपैथी में दोस्तों क्या होता है कि जब ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो धीरे धीरे वो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी माइक्रो वेसल्स में, नर्व्स के ऊपर भी वेसल्स होती हैं जिससे ब्लड जाता है और नर्व्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो पूरे बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं सबको चाहिए होता है और वो कैरी करने वाला मीडियम होता है ब्लड। ग्लूकोज का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से वो बंद हो जाती हैं और ब्लड पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, फ्लो उसका रुक जाता है या फिर इंटरप्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व्स को है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। अब हम आते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें। तो मोस्ट कॉमन इसमें फ्रेंड्स जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जनरली पैरों में, जो हमारे लोअर लिम होते हैं, फुट होता है, टोज होते हैं, उससे ही इन सब सिम्टम्स की शुरुआत होती है। स्टॉकिंग्स एंड ग्लव्स डिसऑर्डर कहा जाता है। सबसे पहले ये पैरों को अफेक्ट करता है, वो भी फुट में और वो भी टो में, और धीरे धीरे टो से फुट, फुट से लेग से थाई, और फिर ये हाथ को इन्वॉल्व करते हैं। पहले फिंगर्स को इन्वॉल्व करेंगे, फिर पाम को इन्वॉल्व करेंगे, फिर पूरे हैंड को इन्वॉल्व करेंगे, फिर फोर आर्म को इन्वॉल्व करेंगे, फिर आर्म को इन्वॉल्व करेंगे। तो ऐसे इसका प्रोग्रेशन होता है फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल स्टॉकिंग्स एंड ग्लव्स डिसीज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉकिंग्स एंड ग्लव्स क्यों कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स जनरली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम्स। आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट को पेन बहुत एक्सेसिव हो रहा हो, जब पेन नहीं होना चाहिए तब भी पेन हो रहा हो। आपने मान लीजिए कोई भी जरा सा पेन टच किया हो और उसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन होगा, तो उसको हाइपरएल्जीसिया कहते हैं। मतलब जिस सेंसेशन का पेन नहीं होना चाहिए उसमें भी वो तड़प रहा है पेशेंट पेन की वजह से, तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं। या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होती है कि कुछ लग रहा है, कुछ चिपक रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा है। और पिन्स एंड नीडल्स सेंसेशन भी इसमें होते हैं कि जैसे कोई सुइयाँ चुभ रही हो या नीडल लग रही हो, और ऐसे, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम।
पॉजिटिव सिम्टम्स में पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, बार बार अपने पैर मसलेगा, साफ करेगा, उसको बार बार मालिश करवाएगा, मगर फिर भी ये सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं। तो इनको कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि नर्व अभी हमारी लाइव है, उसमें लाइफ है, अभी वो पूरी तरह डेड नहीं हुई है, मतलब उसमें वेसल्स अभी भी ब्लड फ्लो करा रही हैं, चाहे 10% 20% करा रही हो, बट इट इज़ स्टिल लिविंग। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे नर्व डैमेज होती रहती है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो ऊपर से अंदर तक डिस्ट्रॉय होती हैं नर्व्स की, तो उसको कहते हैं एक्सोनल डैमेज, क्योंकि नर्व्स का जो बंडल होता है, फाइबर बंडल, उसे एक्सॉन्स कहते हैं। धीरे धीरे एक्सॉन्स खत्म होने लगते हैं और नर्व पूरी तरह डैमेज होने लगती है। तो जब तक नर्व पूरी तरह डैमेज नहीं हुई है तब तक पॉजिटिव सिम्टम्स मिलते हैं। ये पैरेस्थीसियाज होते हैं जिसको कहते हैं एबनॉर्मल सेंसेशंस ऑफ द बॉडी। अब जब ये बीमारी धीरे धीरे और क्रोनिक हो जाती है, जब 3 महीने से ज़्यादा इसको हो जाते हैं और कंट्रोल में नहीं आ पाती है, तो फिर नेगेटिव सिम्टम्स धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी इसमें पैर भी काटने पड़ जाते हैं, टोज भी काटने पड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं एम्पुटेशन। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर्व्स अब पूरी तरह डैमेज हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि दे डो नॉट कैरी एनी सेंसेशन। जब सेंसेशन कैरी ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेन हो रहा है या कुछ जलन जैसी लग रही है। अगर आपको पेन देंगे तो उसे फील ही नहीं होगा पेशेंट को कि कुछ पेन महसूस हो रहा है। अगर आप कोई माचिस की तीली लगा देंगे अंगूठे में तो उसे जलता हुआ फील ही नहीं होगा, देयर इज़ नो फीलिंग। तो जब नो फीलिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि जब वो पैर रखेगा ज़मीन पे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पैर कहाँ रखा है, मेरा पैर कहाँ है। एकदम नमनेस जैसी फीलिंग होती है, सुन पड़ जाता है, कुछ सेंसेशन ही नहीं रह जाते हैं। एंड इट इज़ वेरी 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 ड्रेडफुल एंड वेरी बैड। इट इज़ अ वेरी बैड सिम्टम। और धीरे धीरे फिर क्या होता है दोस्तों, जब सेंसेशंस ही नहीं मालूम पड़ेंगे, जब पेन ही नहीं पता चलेगा, तो आप वहाँ से अपना पैर हटाएंगे कैसे कि जो आपको दर्द दे रहा हो। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वहीं पे अल्सर्स होने लगते हैं और इन्फेक्शन भी होने लगता है और स्वेलिंग आने लगती है। बट पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चलता है कि पैर में क्या हो रहा है, वो दिखाएंगे नहीं, डॉक्टर्स को दिखाते नहीं हैं। और जब एकदम ही जब क्रोनिक हो जाता है, जब बोन डीप उसको अल्सर हो जाता है, तब जाके फिर पेन लगता है, तब पता चलता है कि अल्सर तो इतना डीप हो गया है और इसमें तो बिल्कुल भी वैस्कुलर सप्लाई नहीं है, तो इसमें फिर एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, जिससे और ये इन्फेक्शन ना हो और ऊपर तक इन्फेक्शन ना फैले बॉडी में। कि जब सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, जब वो ख़त्म होने लगती हैं, तो फिर बाद में फिर बचती हैं मोटर नर्व्स। जनरली डायबिटिक न्यूरोपैथी में मोटर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मोटर सिस्टम का मतलब है कि चलना, मूवमेंट करना, तो वो सब फिर अफेक्ट होने लगता है और फिर पेशेंट को धीरे धीरे चलने में परेशानी होती है, मसल्स की वीकनेस होने लगती है और पैर पतले होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि डायबिटीज़ कंट्रोल करना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर डायबिटीज़ अंडर चेक। उसमें पहला लाइफस्टाइल मेजरमेंट। अगर लाइफस्टाइल मेजरमेंट से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर ले रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट गुड अप्रोच इन कॉम्बैटिंग दिस डिसऑर्डर। सेकेंड इज मेडिकेशंस। अगर आपको ओरल मेडिकेशन से रिलीफ हो रहा है और शुगर्स में शुगर लेवल्स मेंटेन हो रहे हैं, HbA1c लेवल्स 3 मंथ्स का मेंटेन हो रहा है, देन गो फॉर मेडिसिन एंड टेक मेडिसिन रेगुलरली। अगर नहीं हो रहा है तो गो फॉर इंसुलिन। आपको शुगर लेवल कंट्रोल करना ही करना है, अदरवाइज तो डायबिटीज़ कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। किडनी को भी अफेक्ट करता है, लिवर को भी अफेक्ट करता है, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय डायबिटीज़। सो प्लीज़ आप लोग डायबिटीज़ जिसे भी हो तो डायबिटीज़ को सीरियसली लें और उसको कंट्रोल करें, शुगर लेवल को जैसे भी कंट्रोल हो पाए। डॉक्टर से रेगुलरली दिखाएं और इसको कंट्रोल करें। अब अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स आपको पता चल रहे हैं, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अगर पॉजिटिव सिम्टम्स में आप गए हैं और आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, देन इट इज़ वेरी गुड स्टेज टू स्टार्ट द मेडिकेशन एंड गेट ट्रीटेड। कभी कभी 100% इसमें क्योर मिल जाता है। नेगेटिव सिम्टम्स दोस्तों जब स्टार्ट हो जाते हैं तो नर्व का फिर से ज़िंदा होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं हो पाता है और फिर बहुत मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, पूरे सिम्टम्स मेडिसिन से भी ट्रीट नहीं हो पाते हैं। तो रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए और मेडिसिन लेने में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुछ टेस्ट हैं जो हम लोग करवाते हैं अगर श्योर होने के लिए फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी, जैसे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होते हैं और EMG कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट होते हैं।
तो नर्व कंडक्शन देखने के लिए ये सब टेस्ट होते हैं कि कितना नर्व में कंडक्शन बाकी है, कितना वो सेंसेशंस को कंडक्ट कर रही है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितने दिनों में ट्रीटमेंट चलेगा और कितना पेशेंट को रिलीफ मिलेगा और क्या 100% क्योर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हों, इस प्रॉब्लम से पीड़ित हों, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को तुरंत दिखाएं, जल्दी से जल्दी दिखाएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और उतना ही क्योर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपका नॉलेज बढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच and do like, subscribe and share it with your friends. Thank you.